Assalamu alaikum guys, welcome back to our channel, that is Destiny Coaching Classes. Hope you all are doing very well. I am also well. Today in this video we are going to talk about past continuous tense. It is also known as past progressive tense. We have already discussed about the past indefinite tense and also present tense. If you didn't watch all the videos, I will share link in the description box. So you go and please watch all the videos. If you like the videos, like it, share it and subscribe to my channel. So without further any delay, let's get start today's video. Today's question is, what is past continuous tense? The past continuous tense is employed in a sentence to represent an action or event that was going on in the past. Past continuous tense जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में दिखाता है कि कोई भी एक्शन जो है वो पास्ट में ऑलरेडी गोइंग ऑन यानी कि चल रहा था. In other words, it shows the progress of action or event at a specific time in the past. Past में कोई भी घटना या कोई भी कार्य या कोई भी क्रिया जो कि चल रही थी उसके बारे में हमें बताता है, दिखाता है. द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. इसीलिए इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यानी पास्ट में चल रही घटनाओं के बारे में बताने वाला टेंस या काल भी कहलाता है. देखिए हिंदी में इसको समझते हैं. पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहते हैं. अपूर्ण भूतकाल किस लिए कहते हैं ये जानते हैं. पास्ट कंटिन्यूस टेंस से हमें ज्ञात होता है कि कोई कार्य या घटना भूतकाल में जारी थी. कोई कार्य या कोई घटना या कोई भी क्रिया भूतकाल यानी बीते हुए वक्त में जारी थी लेकिन वो अपूर्ण थी. इसकी पूर्णता की कोई भी जानकारी यानी कोई भी वर्क या कोई काम जो है वो कंप्लीट नहीं बताता है, वो अपूर्ण बताता है, इनकम्प्लीट बताता है. पास्ट कंटिन्यूस टेंस से हमें दो कार्यों का एक साथ होने के साथ साथ दूसरे कार्य के होने का भी पता चलता है. कोई भी दो कार्य हो रहा है उसके साथ साथ एक कार्य तो हो ही रहा, उसके साथ साथ दूसरा कार्य भी हो रहा है वो भी पता चलता है. ऐसे वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं. देखिए इसमें एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे. जो ये वाली लाइन है ना कि इसमें एक दो कार्यों का एक साथ होने के साथ साथ दूसरे कार्य के होने का भी पता चलता है. इसका एक एग्जाम्पल मैंने आगे दिया हुआ है, उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ऐसे वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं तथा इनमें कार्य समाप्त ना होने का बोध होता है. इसमें क्या होता है, कार्य शुरू तो हुआ है और जारी भी था पास्ट में लेकिन कंप्लीशन की कोई भी बात यहाँ पे नहीं होती है. कोई भी कार्य समाप्त होने का बोध नहीं होता है. इसीलिए इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कह लीजिए या पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहिए या फिर अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है हिंदी में. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल. रश्मि कार चला रही थी. जब मैंने देखा तो रश्मि कार चला रही थी. तो क्या हो गया कि जिस वक्त की बात मैंने की तो उस वक्त में रश्मि क्या कर रही थी, कार चला रही थी. अब पता नहीं उसने कार चला के कार को रखा, दूसरे काम में वो लगी कि नहीं, लेकिन जब तक मैंने देखा था तो क्या कर रही थी रश्मि, जब तक जितना मुझे ज्ञात है तो रश्मि क्या कर रही थी, कार चला रही थी. मैं कुछ लिख रही थी. जिस वक्त किसी ने मुझे बुलाया होगा या कुछ भी उस पास्ट के बारे में बात हो रही है तो उस वक्त मैं क्या करने में बिज़ी थी, कुछ लिखने में बिज़ी थी, कुछ लिख रही थी. वह खाना खा रही थी. ठीक, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के. राजू गांव से आ रहा था. जिस वक्त में राजू की बात हो रही है पास्ट, उस वक्त में क्या था, राजू गांव से आ रहा था. तो ये हो जाता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल. अब देखते हैं हम लोग कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है. देखिए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान आप लोगों को बताई थी. रहा, रही, रहे के साथ है लगा होता है. बस सेम चीज़ यहाँ होती है लेकिन क्या होता है, रहा, रही, रहे के साथ था, थी, थे लगा होता है. यानी पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो पास्ट में क्या होता है, था, थी, थे लगा होता है. रहा, रही, रहे के साथ था, थी, थे लगा होता है. तो देखिए
और कोई भी वाक्य जो होता है इसमें किसी भी कार्य का भूतकाल में जारी होना पाया जाता है, वो उस वक्त में कंटिन्यू हो रहा था, जारी हो रहा था। ये शब्द मुख्य क्रियाओं के अंत में जुड़े हुए होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, बच्चे टीवी देख रहे थे, कौवा पानी पी रहा था, अध्यापक हमें पढ़ा रहे थे, वो सो रहा था, अमन पढ़ाई कर रहा था, सोनल खाना पका रही थी। सबके लास्ट में आया ना, रहे थे, रहा था, रहे थे, रहा था, रही थी, ये सब आया ना। तो ये क्या हो जाता है, हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान जो कि हिंदी में होती है। अगर आप कोई भी ऐसे सेंटेंस देखें जिसमें पास्ट में कोई भी क्रिया जो है वो कंटिन्यू है, उसके बारे में बात हो रही है, तो और इसके लास्ट में रहा, रही, रहे के साथ था, थी, थे, तो ये हो जाता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस में है तो कैसे पहचानें। तो देखिए इंग्लिश में मैंने आप लोगों को बताया है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि दो चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए। एक होता है हेल्पिंग वर्ब हमारा और दूसरा हो जाता है मेन वर्ब। तो जो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, वॉज या वर होता है, वॉज या वर। वर यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में आप लोगों को दिक्कत ना हो। WERE इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वर, वॉज या वर। तो देखिए वॉज किसके साथ लगता है और वर किसके साथ लगता है ये हम लोग जानेंगे। किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन के साथ वॉज का प्रयोग होता है। वॉज किसके साथ लगता है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या नाउन होता है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, और या कोई भी तरह का नाम हो गया, उसके साथ हम लोग वॉज का इस्तेमाल करते हैं। उधर ही प्लूरल जब कभी रहेगा, जैसे कि वर का इस्तेमाल कब करते हैं, जबकि कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन होगा या फिर यू हो जाएगा, वी हो जाएगा, दे हो जाएगा, तो इसके साथ हम लोग वर का इस्तेमाल करते हैं। या कोई भी प्लूरल ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते या नाउन की बात करते तो वर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ी है, देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तीनों पर्सन के बारे में आप लोगों को पता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, एंड थर्ड पर्सन में हमारा ही, शी, इट और दे आता है। तो देखिए थर्ड पर्सन जितना है ही, शी, इट, इसके साथ तो हमारा वॉज लगता है, लेकिन हमारा जो दे है, यू है और वी है, इसके साथ हमारा वर लगता है। लेकिन आई की बात जब हम लोग करते हैं, तो जब हम लोग आई की बात प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में बात होती है आई की, तो आई को प्लूरल में गिनती किया जाता है, यानी एक प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन वहीं अगर बात हम लोग आई की करते हैं पास्ट में, यानी कि भूतकाल में, बीते हुए वक्त में, तो आई को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है ना कि आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, वर मत लगाइएगा, आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज पास्ट टाइम में। ये वाला इसीलिए मैंने नोट करके लिख दिया है, ये वाला एकदम आप लोग अपने दिमाग में, जहन में बिठा लीजिए कि आई की अगर प्रेजेंट टाइम में बात होती है तो आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन आई की अगर पास्ट टाइम में बात होती है तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा वॉज लगता है, इसीलिए आई के साथ हमारा क्या लगेगा, वॉज लगेगा। बाकी जितने भी प्लूरल होते हैं जैसे दे हो गया, यू हो गया, वी हो गया, या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं तो उनमें हमारा वर का इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपका कि आवाज़ का इस्तेमाल कहाँ करना है और वर का इस्तेमाल कहाँ करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। पहले तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया की बात किया था, अभी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की बात करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ होता है, आईएनजी, यानी कि ये क्या बन जाता है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैंने वर्ब के 5 फॉर्म आप लोगों को बताए हैं, V1, V2, V3, V4, V5। तो V4 जो होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। जैसे प्ले है तो प्लेइंग हो गया, गो है तो गोइंग हो गया, टॉक है तो टॉकिंग हो गया, ईट है तो ईटिंग हो गया,
कम है तो कमिंग हो गया। तो ये हमारा हो जाता है, जिस भी क्रिया में आईएनजी लग जाती है तो V4 कहलाता है। तो आगे जब भी मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को बताऊंगी तो वहाँ पे V4 लगा होगा, लिखा होगा, तो वहाँ पे V4 में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये V4 क्यों है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा होता है। फर्स्ट फॉर्म में ही हम आईएनजी जब लगाते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, यू वर टॉकिंग टू मी। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जब टॉक है फर्स्ट फॉर्म हमारा, आईएनजी हमने लगाया तो क्या हो गया, टॉकिंग। द मैन वॉज ईटिंग हिज फूड, आई वॉज कमिंग फ्रॉम द स्कूल। देखिए आई यहाँ पे क्या है, पास्ट में बात हो रही है, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। आई वॉज कमिंग फ्रॉम द स्कूल। तो इस तरह से हमारा ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब काम करता है पास्ट कंटिन्यूअस में। चलिए तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो सारे सेंटेंस का, मतलब अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, या फिर इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, किस तरह से होता है। तो पहले हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वॉज या वर आता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वॉज वर आता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वॉज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर आता है। उसके बाद हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में हमारे जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, अन्य जो भी शब्द होते हैं वो आते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो पहले सब्जेक्ट है हमारा मैं, यानी कि आई, इंतज़ार करना, कर रही थी, तो आई के साथ हमेशा वॉज लगता है। मैंने बताया कि आई को पास्ट में सिंगुलर माना जाता है, इसलिए ये लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। तो वॉज लिख दिया हम लोगों ने, आई वॉज। इंतज़ार की इंग्लिश होती है वेट, उसमें आईएनजी लगाएंगे, वेटिंग हो जाएगा। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतज़ार फॉर यू। ये हो गया हमारा आई वॉज वेटिंग फॉर यू। देखो एक और देख लेते हैं हम लोग, लड़के मैदान में खेल रहे थे। द बॉयज़ वर प्लेइंग इन द फील्ड। द बॉयज़ यानी यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर का इस्तेमाल होता है, तो वर हो जाएगा यहाँ पे, द बॉयज़ वर प्लेइंग इन द फील्ड। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग इन द फील्ड। ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए मैंने 5 एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन मैंने 2 ही एक्सप्लेन किया है, बाकी के आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने एकदम सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही लिखा है, इसमें कोई भी आप लोगों को दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस का है। देखिए सबसे पहले तो निगेटिव के लिए मैंने आप लोगों को शुरुआत से जब भी टेंस पढ़ाना शुरू किया है, हमेशा बताया कि जब भी नॉट वाले सेंटेंस होते हैं, नॉट की जो प्लेस होती है वो थर्ड प्लेस होती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में होती है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ है, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी वॉज लगना है या वर लगना है वो लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, उसके बाद तुरंत हम लोग नॉट लिख देंगे। उसके बाद V4 यानी वर्ब में की फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगा हुआ वर्ब लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है हमारा, और फिर अदर वर्ड्स आते हैं। तो ये हो जाता है हमारा निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देखिए, विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा रहे थे। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो द स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स प्लूरल है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे, यानी वर भी लगाएंगे, वर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स वर नॉट, उसके बाद तुरंत नॉट लगा देंगे। उसके बाद जाने की इंग्लिश होती है गो, तो उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल। ये हो जाता है हमारा निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। हाँ एक और देखिए, वे अंग्रेज़ी नहीं बोल रहे थे। वे की इंग्लिश होती है दे, दे की एक प्लूरल है तो उसके साथ हम लोग वर्ड लगाते हैं, दे वर नॉट, थर्ड प्लेस पे आ गया हमारा नॉट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। उसके बाद हमारा वर्ब आता है, तो वर्ब स्पीक, बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो स्पीकिंग इंग्लिश। दे वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये हो जाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए जब भी वॉज और नॉट साथ में रहता है ना, तो जब भी हम उसको एक साथ लिखते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वॉजेंट। क्या हो जाता है हमारा, वॉजेंट। वॉज और नॉट को एक साथ लिखते हैं तो वॉजेंट हो जाएगा, और अगर वर और नॉट को एक साथ लिखते हैं तो वॉरेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉरेंट।
WERE और एन के बाद एक अपॉस्ट्रोफ लगाते हैं और टी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा वॉरेंट और वॉजेंट। ये हो जाता है हमारा निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, और जब भी एक साथ रहेगा तो इस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि इंट्रोगेटिव भी दो तरह के होते हैं। इंट्रोगेटिव एक तो क्या से कभी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो भी इंट्रोगेटिव होता है, और एक जो होता है वो WH वर्ड जो होते हैं वो बीच में आते हैं तो वो भी इंट्रोगेटिव होते हैं, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस वो भी होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव यस नो टाइप यानी क्या से जब कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो सबसे पहले देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आता है यानी वॉज या वर आगे आता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारा V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें ING लगा होता है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में हमारा आ जाता है अदर वर्ड्स जो भी होते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस इसका एग्जाम्पल देखते, क्या तुम उसे पीट रहे थे। देखिए क्या यहाँ पे आगे है यानी कि ये एक इंट्रोगेटिव भी कौन वाला है, यस नो टाइप वाला। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो तुम की इंग्लिश होती है यू हमेशा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर ही लगता है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वर बैठा देंगे, ठीक है, वर हो गया, उसके बाद यू लगाएंगे, और पीटने की इंग्लिश होती है बीट, उसमें ING लगाएंगे तो बीटिंग, वर यू बीटिंग हिम, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। हाँ क्वेश्चन मार्क ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो सेंटेंस जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है और गलत भी हो जाता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक एग्ज़ाम्पल, और एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम। क्या बच्चे शोर मचा रहे थे, बच्चे यानी चिल्ड्रन, ठीक है, ये भी एक प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा वर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइस। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइस, लेकिन जब हम लोग ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मेकिंग अ नॉइस। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, क्या वह यहाँ से फल तोड़ रहा था। तो वाह की बात, और यहाँ पे रहा था यानी किसी लड़के की बात हो रही है, ठीक है, तो वॉज ही के साथ हमेशा वॉज लगता है, तो क्या हो जाएगा वॉज ही प्लकिंग द फ्रूट्स। तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लक करना, उसमें ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लकिंग द फ्रूट्स हेयर, यहाँ से यानी हेयर। तो क्या हो जाएगा वॉज ही प्लकिंग द फ्रूट्स हेयर, या फ्रॉम हेयर भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, वॉज ही प्लकिंग द फ्रूट्स फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर ही बेहतर है। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल, और ठीक इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट में जो WH वर्ड्स वाले होते हैं, ठीक है। तो वो WH वर्ड्स वाले जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बीच में दिया रहता है क्यों कब कैसे, ये सब बीच में सेंटेंस के बीच में WH वर्ड्स दिए होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हमारा जैसे यस नो टाइप वाला होता है सेम वैसे ही लिखते हैं, बस इसमें क्या करना होता है WH वर्ड को सबसे पहले लिखना होता है, उसके बाद वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें लिखना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हमें V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी होते हैं वो लिखना होता है। तो ये हो गया हमारा WH वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसका स्ट्रक्चर। तो एक एग्जांपल देखिए, वह कल क्या कर रहा था। देखिए क्या बीच में आया ना, यानी ये क्वेश्चन है, तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, तो व्हाट लिखेंगे, उसके बाद वह, तो ये ही होती है, ही के साथ हमेशा वॉज लगता है, तो व्हाट वॉज ही, और करने की इंग्लिश होती है डू, तो डूइंग हो जाएगा डूइंग, और कल के लिए इस्तेमाल करते हैं यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा व्हाट वॉज ही डूइंग यस्टरडे, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, व्हाट वॉज ही डूइंग यस्टरडे। देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, वे कल क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे। कहाँ, यहाँ पे ये WH वर्ड्स है यानी ये क्वेश्चन है, तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, ठीक है। उसके बाद देखिए वे यानी दे के लिए हमेशा हम लोग वर का इस्तेमाल करते हैं, तो वेयर के बाद सीधे वर आ जाएगा, वेयर वर दे
प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। वे कल क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे? वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा जब WH वर्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो उसको इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग और भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा कौन सा है, हाँ, इंट्रोगेटिव। जैसे कभी भी कभी होता है ना कि प्रश्नवाचक सेंटेंस में निगेटिव यानी कि उसमें नॉट भी लगा हुआ रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है अगर वो पता होगा तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में बहुत मदद मिलती है। तो देखिए उसके लिए भी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो यस नो, दो चीज़ें ही आती हैं, एक यस नो टाइप होता है, एक WH वर्ड्स वाले होते हैं, तो दोनों ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैं एक एक चीज़ आप लोगों को इसीलिए डिस्कस कर देती हूँ ना कि ताकि आगे चल के ट्रांसलेशन में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई चीज़ के लिए कि मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर ना पता हो या फिर इसमें V1 आएगा कि V4 आएगा, क्या आएगा ये ना पता हो। इसीलिए मैं एक एक स्ट्रक्चर और एक एक चीज़, मतलब अगर यस नो टाइप है या फिर क्वेश्चन WH वर्ड्स वाले हैं तो इन दोनों का जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा जो भी डिफरेंस होता है वो मैं डिस्कस इसीलिए कर देती हूँ कि ताकि आगे चल के आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो पहले देखते हैं कि यस नो टाइप वाले अगर क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि इंट्रोगेटिव निगेटिव होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले वॉज या वर लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आता है, उसके बाद हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में हमारा आ जाता है अदर वर्ड्स। और लास्ट सबसे लास्ट में जब सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, क्या वह गरीबों की मदद नहीं कर रहा था। देखिए एक तो ये है इंट्रोगेटिव भी है प्लस कि इसमें नॉट भी लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है, तो ये हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले वाह की बात हो रही है और यहाँ पे रहा है यानी रहा था यानी किसी लड़के की बात हो रही है, तो ही के साथ हमेशा वॉज का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग आगे लिखेंगे, तो वॉज ही के तुरंत बाद में हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगा हुआ है। वॉज ही नॉट हेल्पिंग द पुअर, मदद करने को हेल्प कहते हैं और ING लगाएंगे तो हेल्पिंग हो जाएगा। तो वॉज ही नॉट हेल्पिंग द पुअर, एंड लास्ट में हमारा आ जाता है क्वेश्चन मार्क। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें, क्या वे घर पर पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो वे की इंग्लिश होती है दे, तो क्या हो जाएगा, दे के लिए हमेशा वर का इस्तेमाल होता है, तो क्या होगा, वर दे नॉट स्टडिंग, पढ़ाई करना यानी स्टडी, और ING लगाएंगे तो स्टडिंग एट होम, घर पर, यानी कि वर दे नॉट स्टडिंग एट होम, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये हो गया हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन जब रहेगा तब कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। अब बात कर लेते हैं कि जब WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले WH वर्ड्स आते हैं हमारे, उसके बाद वॉज या वर आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है हमारा, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आते हैं और लास्ट में सेंटेंस ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन मार्क आते हैं। तो देखिए जो सेंटेंस होते हैं ना वो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम होते हैं, बस WH में WH वर्ड्स जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, एक एग्जांपल, वे कहाँ नहीं जा रहे थे, वे कहाँ नहीं जा रहे थे, कहाँ की इंग्लिश होती है, कहाँ यहाँ पे WH वर्ड्स है तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, और वे को बोलते हैं इंग्लिश में दे, तो दे के साथ हमेशा वर का इस्तेमाल होता है, वेयर वर दे नॉट गोइंग। तो ये हो जाता है हमारा सेंटेंस। और देखिए तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे थे, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई वर यू नॉट गिविंग मनी, वाई वर यू नॉट गिविंग मनी, और जब सेंटेंस ख़त्म हो जाए तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए तुम उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे,
क्यों? क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। वाई वर यू नॉट टीचिंग हिम और हर। हिम और हर दोनों क्यों लिखा है मैंने, एक इसका लॉजिक बता दूँ। क्योंकि यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। तो जब भी हम लोग प्रोग्रेसिव प्रोनाउन लिखते हैं तो यहाँ पॉजेसिव वाले में क्या करते हैं हम लोग, हिम या हर लिख देते हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, वाई वर यू नॉट टीचिंग हिम या हर, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा WH वर्ड्स वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोगों ने 6 तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़े हैं। पहला है होता है हमारा अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी 2 तरह के होते हैं, एक यस नो टाइप होते हैं, एक WH वर्ड्स वाले होते हैं, और चौथा होता है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम लोगों ने 2 ही तरह के पढ़े हैं, एक होता है हमारा यस नो टाइप और दूसरा होता है WH वर्ड्स। तो ये हो जाता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि सेंटेंस को किस तरह से पहचानें और किस तरह से उसको लिखें, किस तरह से उसको ट्रांसलेट करें। अब बात कर लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में ही बता दिया कि जो भी एक्शन पास्ट में हो रहे हैं, कोई भी एक्शन हैपनिंग इन द पास्ट में कोई भी एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, हैपनिंग है, यहाँ पे कोई भी घटना हो रही है उसके बारे में बताता है, तब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वह सड़क पर घूम रहा था, जब उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो उस वक्त में वो क्या कर रहा था, सड़क पर घूम रहा था। तो क्या हो गया, ये हमारा पास्ट में ये कोई ये काम कर रहा था जो कि अब पता नहीं कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में कोई भी जानकारी हम लोगों को नहीं है। लेकिन जब मैंने पास्ट में उसके लिए बात किया तो उस वक्त में वो क्या कर रहा था, सड़क पर घूम रहा था। तो ये हमारा बताता है कोई भी एक्शन को। दूसरा है टू एक्शन हैपनिंग इन द सेम टाइम, एक ही समय में 2 कार्यों या घटनाओं का घटित होना। देखिए, मैंने शुरू में फर्स्ट पेज में ही बताया था कि इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है और इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। तो 2 कार्य हो रहे हैं और जिसमें दोनों एक में क्या हो रहा है कि दोनों ही कार्य में घटना घटित हो रही है और इसको बता रहा है। देखिए, एक ही समय में 2 कार्यों या घटनाओं का घटित होना, ऐसे वाक्यों में व्हेन तथा व्हाइल का प्रयोग करते हैं। 2 घटनाओं के बारे में बता रहा है। देखिए, जब वह खेल रहा था मैं गणित के प्रश्न हल कर रहा था। जब वह खेल रहा था, किसी भी लड़के लड़की के बारे में, कि जब वो खेल रही थी या रहा था तो मैं क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था या मैं मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। तो यहाँ पे 2 है ना, देखिए दोनों ही में रहा था दोनों ही सेंटेंस में लिखा हुआ है, लेकिन ये जब से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब वह खेल रहा था, मैंने बताया ना कि इसके लिए व्हेन या व्हाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जब इसको हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं तो कैसे करेंगे, हमेशा जब भी दोनों सेंटेंस जो होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि रहा था दोनों में लगा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो आखिरी वाला सेंटेंस होता है उसको पहले उठा के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैं गणित के प्रश्न हल कर रहा था, तो मैं हो जाता आई वॉज सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चन, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। वाइल लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे जबकि वो खेल रहा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाइल ही वॉज प्लेइंग। तो ही के साथ हमेशा वॉज लगता है, ही वॉज प्लेइंग। तो देखिए, जब भी कभी भी पास्ट कंटिन्यूअस के 2 सेंटेंस एक साथ रहते हैं और शुरुआत में जब लगा हुआ होता है तो लास्ट वाले सेंटेंस को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पहले यानी ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसके बाद वाइल से उससे पहले मतलब दूसरे सेंटेंस को जोड़ देते हैं। वाइल लिखाया और जब पहला वाला सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ वह खेल रहा था तो इसकी इंग्लिश हो जाती है ही वॉज प्लेइंग। आई वॉज सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चन वाइल ही वॉज प्लेइंग। देखिए, अब दूसरा एक एग्जाम्पल, जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा रही थी। देखिए, इसमें भी दोनों ही पास्ट एक्टिविटीज़ है, एक में लेकिन कंटिन्यूअस है और एक में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। जब मैं स्टेशन पहुंचा यानी जब मैं स्टेशन गया गाड़ी जा रही थी, एक में क्या है पास्ट इंडेफिनिट है और एक में क्या है पास्ट कंटिन्यूअस है। तब क्या करेंगे, तब ऐसे सेंटेंस में जब एक में कोई और टेंस रहेगा एक में कोई और टेंस रहेगा, तब हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेट नहीं बदलते हैं। मैंने सिर्फ बताया है कि इस वाले में फॉर्मेट बदलते हैं। फॉर्मेट
इन द सेंस कि पहले लास्ट वाले सेंटेंस को पहले लिखते हैं और पहले वाले सेंटेंस को लास्ट में लिखते हैं। इसमें क्या करेंगे, जब दो टेंस अलग अलग हों, हैं तो दोनों पास्ट के, लेकिन एक पास्ट इंडेफिनिट है और एक क्या है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है। तो क्या करेंगे, जब मैं स्टेशन पहुंचा, पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे। व्हेन आई, पहुंचने की इंग्लिश होती है रिच, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम लोग, अफर्मेटिव है ना पास्ट इंडेफिनिट का। तो क्या करेंगे, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। उसके बाद क्या होगा, द ट्रेन वॉज लीविंग। कंटिन्यूस में आते हैं अब हम लोग तुरंत। कंटिन्यूस में क्या होता है, वॉज होता है हेल्पिंग वर्ब, तो द ट्रेन वॉज लीविंग। तो ये हो जाता है व्हेन आई वॉज रीच द स्टेशन द ट्रेन वॉज लीविंग। तो क्या हो जाता है हमारा यूज़ कहाँ पे, जब दो सेंटेंस को, दो कार्यों को घटित होना दिखाता है, ये दोनों ही पास्ट में हो चाहे दोनों ही पास्ट कंटिन्यूस में हो, इसके बारे में बताता है। और इसके सेंटेंस को हम लोग किससे जोड़ते हैं, जब लिखते हैं तो व्हेन या व्हाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई कि पास्ट में, भूतकाल में कोई भी एक्शन घटित हो रही उसके बारे में बताता है, दो कार्यों के बारे में बताता है। और तीसरा एक यूज़ देखिए, टू एक्सप्रेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़। किसी भी कार्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है या कमी हो रही होती है, तो इसको दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें वर्ब की जगह वर्ब में हम गेट, बिकम या फिर ग्रो का प्रयोग करते हैं। जैसे यह हल्का और हल्का होता जा रहा था, इट वॉज गेटिंग लाइटर एंड लाइटर। देखिए यहाँ पे वॉज तो लिखेंगे गेट, गेट में ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा, गेटिंग लाइटर एंड लाइटर। आपका दोस्त अमीर और अमीर होता जा रहा था, योर फ्रेंड वॉज बिकमिंग रिचर एंड रिचर। किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी हो या किसी भी चीज़ में कमी हो दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा यूज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने सीखा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं, उसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही डेफिनेशन देखा, उसकी पहचान देखा कि हिंदी में उसकी पहचान पास्ट कंटिन्यूस की क्या होती है, उसके बाद इंग्लिश में उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है या फिर मेन वर्ब जो होता है हमारा वो क्या होता है। उसके बाद जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर थे वो हम लोगों ने सीखा है। तो और लास्ट में हम लोगों ने यूज़ ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है वो भी हम लोगों ने सीख लिया। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।